शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर यह है G20 बैठक के बाद देश का माहौल बदल गया है क्या, कुछ फर्क पड़ा है क्या, और क्या G20 मोदी को 2024 जिता देगा। यह मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि G20 की जब तैयारी चल रही थी तो विरोधी कह रहे थे यह फ्लॉप हो जाएगा। विरोधी कह रहे थे जिनपिंग नहीं आ रहे, पुतिन नहीं आ रहे, यह G20 समिट तो चलने वाला नहीं है, फ्लॉप होने की गारंटी है, बहुत फिजूल खर्ची कर दी है और ना जाने क्या क्या। अगली तस्वीर दिखाइए। लेकिन G20 हिट हो गया। बाइडेन आ गए, सुनक आ गए, ऑस्ट्रेलिया के पीएम आ गए, कनाडा के पीएम, बांग्लादेश के पीएम आ गए। दुनिया के देशों के जब नेता आए और मोदी मोदी करने लगे तो अब पूरी दुनिया को एहसास हो गया ये तो हिट था, देश को भी एहसास हो गया और विरोधियों को अब कुछ नहीं सूझ रहा। अगली तस्वीर दिखाइए। अब विरोधियों का सवाल यह है कि पहले कह रहे थे ये तो फ्लॉप है, अब हिट कह नहीं सकते क्योंकि सियासत गवारा नहीं करती है, इसलिए विरोधियों ने ट्रैक चेंज कर लिया। G20 को फ्लॉप कह रहे थे, अब लग रहा है इन्हें कि G20 मोदी को कहीं 24 का चुनाव ना जितवा दे तो अब हिंदुत्व की लाइन पकड़ लिए। सुनिए जरा। I've read the Gita, I've read number of the Upanishads. कि ये पूरा गठबंधन जो मोदी के खिलाफ है वो वोट के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं। जिनके पिता हिंदुत्व का झंडा लेकर खड़े हुए थे, मुझे उन पे शर्म आती है। दुनिया भर में G20 की कामयाबी का डंका बज रहा है। ताकतवर देशों के शक्तिशाली नेता एक सुर में मोदी मोदी कर रहे हैं। G20 की इस कामयाबी ने हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। देश में चारों ओर मोदी मोदी हो रहा है, जिसे 2024 चुनाव का आगाज भी कहा जाने लगा है। G20 में भारत की बल्ले बल्ले से मोदी विरोधियों का गला सूख गया है। विरोधियों को लग रहा है कहीं G20 मोदी को 2024 का चुनाव न जितवा दे। मोदी के G20 ने विरोधियों की धार कुंद कर दी है। इसलिए अब तक हिंदू और हिंदुत्व का झंडा उठाए घूमते रहे उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के बहाने हिंदुओं पर ही हमला बोल दिया है। राम मंदिरासाठी देशभरातून लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस गाड्या ट्रेन सगळ्यात यायचं आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गुजरात ठेवायचं। G20 शुरू होने से पहले जो कांग्रेस इसे फ्लॉप और फिजूल खर्ची बता रही थी, G20 की धूम के बाद कांग्रेस ने भी हिंदुत्व पर हमला शुरू कर दिया। Read the Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing Hindu about what they do. Right? तो सवाल यह है, क्या 2024 के नतीजे का एहसास विपक्ष को हो गया है, और यह भी क्या विपक्ष ने अभी से हार स्वीकार कर ली है। यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि G20 को लेकर विपक्ष में फूट पड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस के कुछ मुख्यमंत्रियों ने इसका घोषित बहिष्कार किया तो वहीं नीतीश, ममता, स्टालिन जैसे नेता मोदी के साथ डिनर करते नजर आए। तो आपने देख लिया, अब इन्हें लग रहा है डर कि G20 कहीं मोदी को चुनाव ना जिता दे। ये मैं क्यों कह रहा हूं, जब G20 ये मंडपम देख रहे हैं, भारत मंडपम, मोदी ने जब इसका इनॉग्रेशन किया, क्योंकि G20 के लीडर्स सब इस भारत मंडपम में आने वाले थे, तो पूरा देश एक साथ खड़ा था कि भाई देश वेलकम कर रहा है, अगवानी कर रहा है एक बड़ी समिट का, सबको साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए। लेकिन विरोधी क्या लिख रहे थे, अगली तस्वीर दिखाई। कांग्रेस ट्वीट कर रही थी कि सरकार जो है क्या कर रही है कि बस्तियां छिपा रही है। कांग्रेस ये ट्वीट कर रही थी। अगली तस्वीर दिखाइए। कांग्रेस एक और ट्वीट कर रही थी कि जो गलियों में घूमने वाले कुत्ते हैं उन्हें पकड़कर बंद किया जा रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए। कांग्रेस ट्वीट कर रही थी कि मंडपम में पानी भर गया है। अगर तारीफ नहीं हो सकती है तो ऐसे मौके पर देश की आलोचना भी नहीं करनी चाहिए, सबको साथ खड़े होना है। अब सवाल यह है, आपको दिखाता हूं, G20 से पहले विरोधी मोदी को टारगेट कर रहे थे कि ये G20 पूरी तरह से फ्लॉप होने जा रही है, मोदी को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ देश का नुकसान होगा।
ये मोदी दुनिया के नेताओं के साथ आगे से लीड कर रहे थे, विरोधी क्या लिख रहे थे, राहुल गांधी क्या कह रहे थे। समिट शुरू होने से पहले G20 शिखर सम्मेलन के लिए सरकार और झुग्गियों को ढक रही है या ध्वस्त कर रही है, ये कांग्रेस कह रही थी। आवारा जानवरों को बंद किया जा रहा है, मेहमानों से हकीकत छिपाने की क्या जरूरत है। समाजवादी पार्टी कह रही थी विदेशी मेहमानों को सोने की थाली में 56 भोग परोसे हैं और देश के करोड़ों लोग हैं बस 5 किलो अनाज के भरोसे हैं। अगला चुनाव इसी भेद को मिटाने के लिए लड़ा जाएगा। दिखावा भी छलावा होता है या कहिए जुमले का पर्यायवाची। कांग्रेस ने ट्वीट किया। कांग्रेस कह रही है कुत्तों को उनकी गर्दन से घसीटा जा रहा है, यानी जब मंडपम तैयार हो गया, विदेशी मेहमानों को बुलाया जा रहा था, तब ये लोग ये लिख रहे थे डंडे से पीटा जा रहा है और पिंजड़ों में डाला जा रहा है। उन्हें भोजन और पानी से भी वंचित किया जा रहा है और उन्हें तनाव और भय के अधीन किया जा रहा है। पवन खेड़ा ने लिखा G20 में बारी बारी से अध्यक्षता मिलती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो भारत को मिला है, यानी भारत की कामयाबी को कम करके आंकना। भारत को इसी के तहत अध्यक्षता मिली है, इसमें पुतिन और जिनपिंग नहीं आ रहे। इस पर सवाल उठेंगे, जवाब भी देना होगा। कांग्रेस के नेता बीवी श्रीनिवास ने लिखा करोड़ों रुपए की लागत से G20 का आयोजन हुआ, मेहमान नवाजी के लिए भारत मंडपम बनाया गया, लेकिन विकास तैर रहा है। ये थे नेताओं के बयान जो बता रहे थे कि ये नहीं चाहते हैं कि ये G20 समिट किसी भी तरह से हिट हो, ये G20 समिट किसी भी तरह से कामयाब हो। और आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं मैं कि मोदी दुनिया के नेताओं से मिल रहे हैं, जो ये बता रहा है कि ये जो G20 समिट है ये हिट हो गई। ये कैसे हिट रही, ये कम से कम ये तस्वीर बता रही है। लेकिन विरोधी तो कह रहे थे ये फ्लॉप है। विरोधियों ने तो कहा ये G20 जो समिट है ये बेवजह हो रही है क्योंकि जिनपिंग और पुतिन नहीं आ रहे हैं। लेकिन जाते जाते विदेशी मेहमान क्या कह कर गए हैं वो देखिए। बाइडेन ने कहा G20 का आयोजन शानदार रहा, मोदी सभी को साथ लाने में कामयाब रहे। मैक्रो ने कहा भारत ने G20 को कामयाब बना दिया है, एकता और शांति के संदेश की पूरी कोशिश की है। ऋषि सुनक कह गए मोदी ने लीडरशिप अध्यक्षता का परिचय दिया है, उनके नेतृत्व में दुनिया एक साथ आ सकती है। ब्राजील कह रहा है, लूला डिसिल्वा कह रहे हैं भारत ने G20 का सफल आयोजन किया, G20 की सफलता के लिए भारत को बधाई। मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं भारत ने बड़ी लकीर खींच दी है, इसमें पीएम मोदी की बहुत बड़ी भूमिका है। तुर्की कह रहा है, रेसेप तैयब एर्दोगन कह रहे हैं दिल्ली में जो सम्मान मिला वो अभूतपूर्व था, शिखर सम्मेलन दुनिया के लिए वरदान रहा है। ओलाफ शोल्स कह रहे हैं G20 का घोषणा पत्र शानदार रहा, मोदी की अगुवाई में यह भारत की जीत है। सर्गेई लावरोव कह रहे हैं G20 हमें साथ बढ़ने का रास्ता दिखाता है, प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए शुक्रिया। क्रिस्टलिना कह रही हैं G20 में पीएम मोदी ने अपना लोहा मनवा दिया, अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर अपनी सोच का परिचय दिया है। लेकिन ऐसा क्यों है कि देश के नेता यह कह रहे हैं कि यह समिट कामयाब नहीं हुई, इसकी कमियां बता रहे हैं, इसकी आलोचना कर रहे हैं, इसकी निंदा कर रहे हैं, और दुनिया के नेता तारीफ कर रहे हैं। कोई एक तो गलत है दोनों में से। लेकिन क्या G20 की ये समिट वाकई मोदी को चुनाव जितवाएगी 24 में? सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। मोदी एक पे एक अच्छे काम करते जा रहे हैं और मोदी के फेवर में सारे पब्लिक आ रहे हैं, इसलिए वो बहुत उनके पास में कोई और बोलने का कोई और चीजें नहीं है। लोग बेतमीज वाली बातें बोल रहे हैं, जबकि ऐसी नहीं होनी चाहिए, जिसकी सराहना करनी चाहिए। G20 से विपक्ष तो बौखलाएगा ही, क्योंकि मोदी जी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं देश के हित में। उनको नहीं लगता था कि इतना बढ़िया अरेंजमेंट इंडिया कर सकता है। अपोजिशन विपक्ष का ऑफिशियल तो यही हुआ ना, गवर्नमेंट वो इतना अच्छा कर रही है तो नेचुरल बात है, कहाँ से एक्सेप्ट कर पाएंगे। वो मोदी की सफलता से बौखला गए। उसने राहुल गांधी को पूछा भी नहीं, इसमें बुलाया भी नहीं, केजरीवाल को भी नहीं बुलाया, इसीलिए विपक्ष बौखलाया नहीं गया होगा। क्योंकि जैसे वर्ल्ड में इंडिया भारत ने जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, वहाँ ने एक ऐसा किया कि जो देश ने नहीं किया, वर्ल्ड ने नहीं किया। अब आइए आपको बताने जा रहा हूं कि एक तरफ एक धड़ा तो विरोध कर रहा था, लेकिन दूसरा धड़ा डिनर में पहुंच गया। ये डिनर की तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार मिल रहे हैं, ये वो तस्वीर। अगली तस्वीर दिखाई जरा।
हेमंत सोरेन भी पहुंचे थे डिनर में। ये पीछे नीतीश कुमार बैठे हैं, ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर दिखाइए, ये देख रहे हैं ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन पहुंचे, ये सब डिनर में पहुंचे थे और ये सब इंडिया अलायंस के साथी भी हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, और ये देख रहे हैं एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन मिल रहे हैं जो बाइडेन से। ये तस्वीरें अपने आप बता रही हैं अब G20 हो गया, ये पहुंच गए यहां, अब विरोधियों की लाइन चेंज हो गई। अब विरोधी क्या कह रहे हैं, उन्हें लग रहा है G20 अगर हिट हो गया, देश के लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, तो फिर लाइन तो बदलनी पड़ेगी। तो देखिए, अब उद्धव ठाकरे ने आज कहा जल्द राम मंदिर का उद्घाटन हो सकता है, उद्घाटन में लाखों हिंदुओं को बुलाया जा सकता है, उनके लौटते वक्त गोधरा कांड को अंजाम दिया जा सकता है, ताकि देश फिर से जल उठे और उस पर सियासी रोटी सेकी जा सके। राहुल गांधी कह रहे मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद भी पढ़ी है, मैंने कई हिंदू किताबें भी पढ़ी हैं, बीजेपी जो करती है उसमें कुछ भी हिंदूवादी नहीं है। इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है। जो लोग किसी चीज का नाम बदलना चाहते हैं वो मूल रूप से इतिहास को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। लालू यादव कह रहे हैं G20 शिखर सम्मेलन एक छलावा था, आम नागरिकों को इससे कुछ नहीं मिलेगा, इसके आयोजन पर भारी धनराशि खर्च की गई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कोई पूछ रहा है G20 में G मतलब घोसी है क्या। मनोज झा कह रहे हैं कर्फ्यू के माहौल में G20 का आयोजन हुआ, जिस तरह से आयोजन हुआ है उस पर आपत्ति है। G20 देश का आयोजन होना चाहिए था, ये मनोज झा कह रहे हैं। अब जरा सुनिए, ये सियासतदानों को अब दरअसल क्या इन्हें डर हो रहा है, क्योंकि बहुत दिन से ये कह रहे हैं कि G20 समिट को मोदी कहीं 24 में ना भुना ले। उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं, रविशंकर प्रसाद को सुनिए, राहुल गांधी और गिरिराज सिंह। येत्या काही दिवसामध्ये राम मंदिराचं उद्घाटन होईल, तारीख ठरते। मला कोणी सांगितलं की शिवसेना प्रमुखांच्या वाढदिवशी करतात 23 जानेवारी, म्हणजे चांगलं आहे, स्वागत आहे। पण डाव असा असू शकतो की राम मंदिरासाठी देशभरातून लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस गाड्या ट्रेन सगळ्यात यायचं आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा ठेवायचं। जिस राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए बाला साहब ठाकरे इतने सक्रिय थे, इतना आशीर्वाद दिया, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि ये पूरा गठबंधन जो मोदी के खिलाफ है वो वोट के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं। और जिस प्रभु राम के मंदिर में अब माता सबरी का भी मंदिर बनेगा, निषाद राजा का भी मंदिर बनेगा, अब उसके बारे में ये बातें अगर उद्धव ठाकरे कर रहे हैं तो मैं एक ही कहूंगा, हे प्रभु राम उनको सद्बुद्धि दे। I've read the Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing Hindu about what they do. Right? I have not read anywhere in no Hindu book, from no learned Hindu person. राहुल जी किसको धोखा दे रहे हो? आज इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर ऋषि सनुक जी हिंदू अपने को कहते हैं और हिंदू ही सनातन का प्रतीक है और गीता उसका मूल धर्म है, मूल पुस्तक है। अगर गीता जो पढ़ लिया और वो कहे कि हिंदू धर्म कहीं नहीं है, तो मैं समझता हूँ गीता नहीं पढ़ा, गीता का कवर पढ़ा है। अब मैं आपको बताऊं कि G20 समिट से हुआ क्या, निकला क्या। हुआ ये कि मोदी का कुनबा बढ़ रहा है। विरोधी तो डिनर में भी आए, बहुत से मोदी का कुनबा बढ़ रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी HD देवेगौड़ा को कुर्सी पर बिठाते हुए, पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा। कुनबा कैसे बढ़ रहा है बताऊंगा, अगली तस्वीर दिखाई जरा। प्रधानमंत्री से बात करते हुए खबर यह है कि NDA अलायंस और बढ़ रहा है। HD देवेगौड़ा, कुमारस्वामी भी आकर अब मोदी का हाथ थामने वाले। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी ने धमाका कर दिया। कर्नाटक में बीजेपी और JDS 7 चुनाव लड़ेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने खुद इसका ऐलान किया। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में देवेगौड़ा ने कहा, कर्नाटक में हम 7-7 लड़ेंगे। हम दोनों के बीच सहमति बन गई है, सीटों को लेकर जल्द ऐलान किया जाएगा। कितनी सीटों पर लड़ेंगे अभी फाइनल नहीं है।
मोदी से बातचीत के बाद इसकी घोषणा करूंगा। जेडीएस के अस्तित्व के लिए साथ लड़ना जरूरी है। खबर है कि जेडीएस 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राज्य की बाकी 24 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। 28 सीटें, 4 पर जेडीएस, 24 पर बीजेपी लड़ेगी। दरअसल जेडीएस का बीजेपी के साथ आना एक मजबूरी है। कर्नाटक में जेडीएस का एक भी सांसद नहीं। 2019 में प्रज्वल रेवन्ना हासन से सांसद थे। पिछले हफ्ते उनकी सांसदी चली गई। रेवन्ना ने चुनाव में गलत हलफनामा दिया था। प्रज्वल रेवन्ना एचडी रेवन्ना के बेटे और जेडीएस का साथ बीजेपी के लिए भी मुफीद है। क्यों? क्योंकि बीजेपी कर्नाटक में इस वक्त सत्ता से बाहर है। बीजेपी जेडीएस दोनों को इससे फायदा होगा। बीजेपी के पास फिलहाल 36% वोट है, जेडीएस के पास 14% वोट है। दोनों मिलकर 50% वोट पर पहुंच जाते हैं। मतलब जीत की गारंटी पक्की हो जाती है। वैसे भी कर्नाटक में बीजेपी के पास 25 सीटें हैं। 2019 लोकसभा में बीजेपी को 54% वोट मिले थे।